वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CSIR बायोलॉजी क्लासेस। अभी का जो हमारा टॉपिक है वो है हम लोग इंटायर समरी देखेंगे। मींस कॉम्प्लेक्स वन, कॉम्प्लेक्स टू, कॉम्प्लेक्स थ्री, कॉम्प्लेक्स फोर, इससे कैसे करके इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने देख लिया था कॉम्प्लेक्स फोर, कॉम्प्लेक्स थ्री, कॉम्प्लेक्स टू, यूबिक्विनोन, कॉम्प्लेक्स वन, सारा का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया था डिटेल में। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे करके ये कॉम्प्लेक्स से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, और अल्टीमेटली वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाता है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे, एक समरी जैसा देखेंगे। ठीक है ना। तो देखो, इसको ऐसे करके समझो। हम लोग क्या जानते हैं कि जो भी कंपोनेंट्स होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, कॉम्प्लेक्स वन, कॉम्प्लेक्स टू, कॉम्प्लेक्स थ्री एंड कॉम्प्लेक्स फोर, वो प्रेजेंट होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्या चीज़ है, देखो ये जो है ना, ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसमें कॉम्प्लेक्स वन, कॉम्प्लेक्स टू, कॉम्प्लेक्स थ्री एंड कॉम्प्लेक्स फोर प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर ये इनर मेम्ब्रेन है तो ये वाला क्या होगा, ये वाला एरिया को क्या बोलेंगे हम लोग, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे। ठीक है, और ये इनर मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर में देखो, ये वाला क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये दोनों के बीच के स्पेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलेंगे। ये चीज़ तो समझ में आता है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना, जहां पर क्या हुआ है, हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस हुआ होगा या हुआ है। ठीक है, तो अब देखो होता क्या है। ठीक है, देखो हम लोग देखेंगे कैसे करके इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है कॉम्प्लेक्स वन, कॉम्प्लेक्स टू, कॉम्प्लेक्स थ्री, कॉम्प्लेक्स फोर में। देखो कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले ये चीज जानो कि ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो क्रेब्स साइकिल में जो रिड्यूस NaDH2 बना है। ठीक है, क्रेब साइकिल में जो रिड्यूस NaDH2, मैट्रिक्स में क्रेब साइकिल चला है ना, तो मैट्रिक्स में क्या बना होगा क्रेब साइकिल का, क्रेब साइकिल जब चला होगा तो रिड्यूस NaDH2 बना होगा। ठीक है, और क्या बना होगा, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, रिड्यूस FADH2 भी बना होगा। कहाँ, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जहां जहां ये रिड्यूस NaDH2 है, ये रिड्यूस FADH2, याद रखना वो अनस्टेबल है, उसके पास क्या इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो रिड्यूस NaDH2 भी अनस्टेबल है, रिड्यूस FADH2 भी अनस्टेबल है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स है। वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ देना चाहेगा, ETS सिस्टम में देना चाहेगा, ताकि क्या कर सके, हम लोग बोलेंगे एनर्जी बन सके, ATP बन सके। और हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ये जो रिड्यूस NaDH2 एंड FADH2 वो क्या हो जाए, फिर से हम लोग बोलेंगे स्टेबल हो जाए, या हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइज हो जाए। ठीक है, तो ये चीज तो समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर प्रेजेंट है, रिड्यूस NaDH2 एंड FADH2। ठीक है, और ये रिड्यूस NaDH2 एंड FADH2 कहाँ बना, हम लोग बोलेंगे क्रैब साइकिल के टाइम पे बना, मतलब मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो साइटोप्लाज्म में भी तो क्या हुआ है, हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म में भी तो ग्लाइकोलाइसिस हुआ है ना। मतलब हम लोग बोलेंगे एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कि कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में टूटा होगा, हम लोग बोलेंगे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में क्या हो गया होगा, टूटा होगा। जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं क्या चीज, ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हुआ है, सेल के साइटोप्लाज्म में। क्यों हुआ है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस को कराने के लिए जितना भी एंजाइम्स चाहिए, सारा का सारा एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे ये सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है ना। तो अब देखो, जब ग्लाइकोलाइसिस हो रहा था, तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, सेल क्या करता है, दो एटीपी को लगाता है या कंज्यूम करता है। और हम लोग बोलेंगे नेट, सॉरी, चार एटीपी क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे बनता है। तो नेट गेन कितना एटीपी का होगा, हम लोग बोलेंगे नेट गेन कितना एटीपी का होगा, चार बना दो हम लोग लगाएं तो कितना हो गया, चार माइनस दो इज इक्वल टू दो। एटीपी का क्या होता है, नेट गेन होता है, कब, हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे। ठीक है ना। तो अब जब ग्लाइकोलाइसिस हो रहा होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे याद कीजिए क्या बना था, हम लोग बोलेंगे क्या बना था। स्टेप 6 में देखिएगा, रिड्यूस NaDH2 भी दो रिड्यूस NaDH2 मॉलिक्यूल भी बना था। और हम लोग क्या जानते हैं, जितना भी रिड्यूस NaDH2 मॉलिक्यूल होगा, चाहे वो ग्लाइकोलाइसिस का रिड्यूस NaDH2 रहे, चाहे वो हम लोग बोलेंगे क्रैब साइकिल का रिड्यूस NaDH2 रहे, चाहे वो क्रैब साइकिल का रिड्यूस FADH2 रहे, ये सब सारा का सारा क्या है, अनस्टेबल है। मतलब सारा का सारा में क्या है, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ देगा, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में देगा। ठीक है, तो और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये इलेक्ट्रॉन्स को लेकर करेगा क्या, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इस इलेक्ट्रॉन्स को लेकर हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करेगा। मतलब क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा, हम लोग बोलेंगे एटीपी का फॉर्मेशन करेगा, मतलब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करेगा। ठीक है, तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि रिड्यूस NaDH2, रिड्यूस FADH2 में क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और वैसे भी देखो जहां जहां रिड्यूस NaDH2 FADH2 वो अनस्टेबल है। ठीक है ना। तो अब देखो, अब होता क्या है,
ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो देखो अब इसको ऐसे समझते हैं, देखो यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स 1 है ना, ये कॉम्प्लेक्स 1 का देखो ध्यान से, ये वाला क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, क्या चीज़ है, बाइंडिंग साइट है। ये वाला क्या चीज़ है, बाइंडिंग साइट है। क्या चीज़ को बाइंड करने वाला साइट हम लोग बोलेंगे, रिड्यूस NADH2, क्या चीज़, बाइंडिंग साइट, ठीक है। रिड्यूस NADH2 बाइंडिंग साइट है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 का, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स 1 में देखो, आप ये कॉम्प्लेक्स 1 को देखो ध्यान से, इस कॉम्प्लेक्स 1 में देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे, प्रोटोन का चैनल प्रेजेंट है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, H प्लस क्या चीज, चैनल या प्रोटोन चैनल, ठीक है, ये भी प्रेजेंट है। उसके बाद हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, इस कॉम्प्लेक्स 1 में देखो यहाँ पर क्या प्रेजेंट, हम लोग बोलेंगे क्या चीज प्रेजेंट है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, एक मॉलिक्यूल ऑफ क्या चीज, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। और क्या प्रेजेंट हम लोग बोलेंगे, सीरीज ऑफ क्या प्रेजेंट है, आयरन सल्फर प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड क्या करता है, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADH2 से इलेक्ट्रॉन्स को लेता है और किसमें ट्रांसफर करता है, ये सीरीज ऑफ आयरन सल्फर प्रोटीन में ट्रांसफर करता है, ठीक है ना। तो देखो हो क्या रहा है, ये रिड्यूस NADH2 किसका है, क्रेब साइकिल का है ना, याद रखिएगा, रिड्यूस NADH2 क्रेब साइकिल का ये वाला है। और ये भी रिड्यूस NADH2 हम लोग बोलेंगे कहाँ कहाँ तक पहुँच सकता है, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 1 तक पहुँच सकता है, ठीक है। वो हम लोग पढ़ेंगे आगे कैसे करके पहुँचेगा, तो इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं मैलेट एस्पार्टेट शटल के बारे में, ठीक है ना। तो कोई सा भी रिड्यूस NADH2 रहे, रिड्यूस NADH2 रहे, ये रिड्यूस NADH2 याद रखना, कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू जब भी ऑक्सीडाइज होगा, या हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 1 को जब भी अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला रिड्यूस NADH2 क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स 1 को क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है, ठीक है। तो रिड्यूस NADH2 से क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज क्या चीज, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि रिड्यूस NADH2 ऑक्सीडाइज हो गया, किसके थ्रू, कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू, और किसमें चेंज हो गया, हम लोग बोलेंगे नैड में चेंज हो गया, मतलब ये क्या चीज बन गया, अनस्टेबल से क्या हो गया, स्टेबल हो गया। उसी तरह ये वाला रिड्यूस NADH2 जब मास के थ्रू आएगा, आएगा कहाँ तक आएगा, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 1 तक आएगा। तो कॉम्प्लेक्स 1 में सेम ऐसे ही होगा जैसे यहाँ पर हुआ था, ये रिड्यूस NADH2 हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइज हो जाएगा और नैड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब ये रिड्यूस NADH2 से इलेक्ट्रॉन्स क्या क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे रिमूव हो रहा है, या हम लोग बोलेंगे लॉस हो रहा है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कौन करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड गेन किया इलेक्ट्रॉन्स को। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चला गया, हम लोग बोलेंगे फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड में चला गया। अब ये फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड से फिर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, हम लोग बोलेंगे आयरन सल्फर प्रोटीन का जो सीरीज है, इसमें क्या होगा, जाएगा। देखो ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है आयरन सल्फर प्रोटीन में, देखो ऐसे करके, ठीक है। तो ये सब क्या हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स है, ये सब क्या इलेक्ट्रॉन्स है, ये सब क्या इलेक्ट्रॉन्स है, ये सब क्या इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADH2, रिड्यूस NADH2 से वो इलेक्ट्रॉन्स आया, ठीक है। तो अब देखो, अब ध्यान से देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 1 से, ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 1 है, देखो मैं यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ, ये क्या क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 1, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ कॉम्प्लेक्स 1 है ना। कॉम्प्लेक्स 1 से हम लोग बोलेंगे जब ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा, देखो ध्यान से, जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा, बाहर मतलब कहाँ जाएगा, हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल में जाएगा। तो उस टाइम पे क्या होता है, ध्यान से देखिए, ये जो प्रोटोन चैनल है ना, उससे हम लोग बोलेंगे 4 प्रोटोन क्या होगा, मूव करेगा। तो 4 प्रोटोन, देखो 4 प्रोटोन जो मैट्रिक्स का था, मैट्रिक्स का 4 प्रोटोन कहाँ मूव कर जाएगा, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स से कहाँ पहुंच जाएगा, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ पहुंच जाएगा। कब, जब हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जा रहा है, कॉम्प्लेक्स 1 से कहाँ जा रहा है, यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल में जा रहा है। उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स इतना ज़्यादा एनर्जी लेके चलता है कि ये क्या करता है, मैट्रिक्स में जो प्रोटोन्स है, 4 प्रोटोन्स को पंप कराते हैं, मूव करा देता है, कहाँ से कहाँ, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से कहाँ, हम लोग बोलेंगे इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ, ठीक है ना। तो ये हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन्स आया, और ये इलेक्ट्रॉन्स को कौन रिसीव किया, तो हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल। तो ये क्यू क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, क्यू यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल है। और हम लोग क्या जानते हैं यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल के बारे में, ये जो यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होता है, और वो कैसा होता है, मोबाइल होता है। मतलब ये जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया जो कि लिपिड बाइलेयर है, उसमें आसानी से ये मॉलिक्यूल क्या कर पाएगा, हम लोग बोलेंगे फ्लोट कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि एक ऐसा मॉलिक्यूल है, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। जैसे ही ये यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, तो वैसे हम लोग बोलेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, किसमें, यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल में। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज क्या चीज, हम लोग बोलेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन।
तो रिडक्शन को हम लोग कैसे दिखाएंगे, हम लोग बोलेंगे ये क्या यूबिक्विनोन QH2 के फॉर्म में दिखाएंगे। QH2 का मतलब ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस हो गया कौन, यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल। और रिड्यूस फॉर्म ऑफ द यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, यूबिक्विनोल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, यूबिक्विनोल। तो ये क्या चीज़ है, रिड्यूस है, क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल है या यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल है। तो इसका मतलब ये अनस्टेबल है, इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। और ये हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल, क्योंकि हाइड्रोफोबिक होता है तो आसानी से लिपिड बाइलेयर में क्या हो जाएगा, फ्लोट करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो देखो समझ में आया कि कॉम्प्लेक्स 1 से कहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स पहुंचा, हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल तक इलेक्ट्रॉन्स पहुंचा। किससे, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADH2 से, चाहे वो रिड्यूस NADH2 माइटोकॉन्ड्रिया के क्रेब साइकिल से बना हो, चाहे वो हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADH2 ग्लाइकोलाइसिस का हो, ठीक है ना। तो अब देखो, अब कॉम्प्लेक्स 2 में देखो क्या क्या होता है, कैसे को रिलेट करेंगे। देखो कॉम्प्लेक्स 2 को अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो कॉम्प्लेक्स 2 का हम लोग बोलेंगे चार क्या होता है, हम लोग बोलेंगे सब यूनिट होता है। जिसमें से पहला सब यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे, सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज ए। दूसरा सब यूनिट को क्या बोलेंगे, सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज बी। तीसरा सब यूनिट को क्या बोलेंगे, सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज सी। और चौथा जो सब यूनिट होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज डी। तो ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स 2 है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का क्या है, कॉम्प्लेक्स 2 है, जो कि चार हम लोग बोलेंगे सब यूनिट्स के मिलने से बनता है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर जो सब यूनिट जो सब सक्सीनिक एसिड, ये जो सब यूनिट है इसके पास दो बाइंडिंग साइट होता है, ठीक है। एक बाइंडिंग साइट से ये क्या बाइंड करेगा, हम लोग बोलेंगे एक बाइंडिंग साइट से रिड्यूस FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 2 को देगा। दूसरा जो बाइंडिंग साइट होता है किसका, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 2 का कौन सा सब यूनिट, सक्सीनिक एसिड सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज एक जो सब यूनिट है उसका जो ये जो बाइंडिंग साइट है उससे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्रैब साइकिल का रिएक्शन होगा। तो क्रैब साइकिल का देखिए एक रिएक्शन होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग बोलेंगे सक्सीनिक एसिड किस में चेंज करता है, फ्यूमेरिक एसिड में चेंज करता है, ठीक है। और ये सक्सीनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में चेंज कराने के लिए कौन सा कॉम्प्लेक्स चाहिए, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 2 चाहिए। और ये कॉम्प्लेक्स 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या चीज, सक्सीनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। याद रखिएगा सक्सीनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है, क्रेब साइकिल का एंजाइम भी है। और ये क्या चीज़ है, कॉम्प्लेक्स 2 भी है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट भी करता है। और ये क्रेब साइकिल का वैसा एंजाइम होता है जो कि हम लोग बोलेंगे कहाँ प्रेजेंट होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। बाकी सारा का सारा जो भी हम लोग बोलेंगे क्रेब साइकिल का जो एंजाइम्स होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। क्यों, क्योंकि क्रेब साइकिल कहाँ चलता है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। केवल क्रेब साइकिल का एक एंजाइम जिसको हम लोग बोलते हैं सक्सीनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज या कॉम्प्लेक्स 2, वो प्रेजेंट होता है कहाँ पर, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया पे प्रेजेंट होता है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये क्या चीज था, पहला सब यूनिट था सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज ए। इसके पास दो बाइंडिंग साइट है, एक बाइंडिंग साइट से क्रेब साइकिल का रिएक्शन चलेगा, सक्सीनिक एसिड किसमें चेंज होगा, फ्यूमेरिक एसिड में। दूसरा जो बाइंडिंग साइट है ना, वो बाइंडिंग साइट है रिड्यूस FADH2 से बाइंड करने के लिए। तो रिड्यूस FADH2 ये कहाँ बना होगा, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में बना है क्रेब साइकिल के टाइम पे। और ये क्या अनस्टेबल है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो ये अनस्टेबल, इसका मतलब ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा, कॉम्प्लेक्स 2 को देगा। याद रखिएगा रिड्यूस FADH2 हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 2 को देता है। कॉम्प्लेक्स 2 का कौन सा सब यूनिट रिसीव करता है, तो हम लोग बोलेंगे सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज ए सब यूनिट क्या करेगा, रिड्यूस FADH2 को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब रिड्यूस FADH2 से इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। अब देखो ध्यान से यहाँ पर जो दूसरा सब यूनिट है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज बी, इसके पास क्या होता है, सीरीज ऑफ क्या होता है, आयरन सल्फर प्रोटीन होता है। अब तीसरा जो सब यूनिट देखो सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज सी एंड डी, ये इसके पास बाइंडिंग साइट है, किसको बाइंड करने के लिए, यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल को बाइंड करने के लिए बाइंडिंग साइट है। ये थोड़ा इस तरफ होगा, मैं यहाँ पर नहीं दिखा पा रहा हूँ, ठीक है। ये वाला कॉम्प्लेक्स थोड़ा इस तरफ होगा, किससे किसके साथ बाइंड रहेगा, यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड रहेगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स 2 का हम लोग बोलेंगे सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज सी कॉम्प्लेक्स सी सब यूनिट एंड सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज डी सब यूनिट के पास बाइंडिंग साइट होता है यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल को बाइंड करने के लिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो है ना सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज डी जो सब यूनिट है उसके पास देखो एक बाइंडिंग साइट है जो कि किस तरफ फेस कर रहा है, हम लोग बोलेंगे इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ फेस कर रहा है। ये बाइंडिंग साइट से याद रखिएगा जो ग्लाइकोलाइसिस का जो रिड्यूस NADH2 है वो इससे बाइंड करेगा, ये वाला बाइंडिंग साइट से बाइंड करेगा। बाकी हम लोग बोलेंगे ये जो ये बाइंडिंग साइट देखो कॉम्प्लेक्स 2 का सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज ए सब यूनिट में जो बाइंडिंग साइट है, दोनों बाइंडिंग साइट किस तरफ फेस कर रहा है, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है।
तो एक एक हम लोग बोलेंगे बाइंडिंग साइट से क्रेब्स साइकिल का रिएक्शन चलेगा, सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में चेंज होगा, और दूसरा देखो जो बाइंडिंग साइट है उससे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस FADH2 बाइट करेगा और अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा, कॉम्प्लेक्स 2 को देगा। मतलब कॉम्प्लेक्स 2 के थ्रू रिड्यूस FADH2 क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइज होगा। तो चलो देखते हैं, देखो यहाँ पर हो क्या रहा है। ये रिड्यूस FADH2 किससे बना है, क्रेब्स साइकिल से बना है ना, क्रेब्स साइकिल के टाइम पे बना है। और ये क्या अनस्टेबल है, क्योंकि इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिड्यूस है, रिड्यूस का मतलब हो गया अनस्टेबल है। तो ये रिड्यूस FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा, कॉम्प्लेक्स 2 को देगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 2 को देगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स को, और हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, FAD फैड में, मतलब स्टेबल हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये जो FADH2 में जो H2 है ना, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये H2 मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। यही H2 को हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन से, यही इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग किस फॉर्म में दिखा रहे हैं, H2 के फॉर्म में दिखा रहा है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को कौन रिसीव किया, हम लोग बोलेंगे कौन रिसीव किया, कॉम्प्लेक्स 2 रिसीव किया। ठीक है, तो किससे इलेक्ट्रॉन्स हटा, हम लोग बोलेंगे किससे इलेक्ट्रॉन्स हटा, FADH2 से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स हट गया। ठीक है, FADH2 से इलेक्ट्रॉन्स हटा ना, तो किससे लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, FADH2 से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। इसका मतलब FADH2 किससे ऑक्सीडाइज हो गया, कॉम्प्लेक्स 2 से ऑक्सीडाइज हो गया, और किसमें चेंज हो गया, हम लोग बोलेंगे फैड में चेंज हो गया। फैड मतलब स्टेबल मॉलिक्यूल में चेंज हो गया। ठीक है, अब देखो, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स था उसको सबसे पहले कौन लेगा, हम लोग बोलेंगे ये पहला वाला कंपोनेंट, पहला वाला ये सब यूनिट कॉम्प्लेक्स 2 का। अब ये इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलेंगे कहाँ जाएगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ जाएगा। देखो कैसे मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, FES में जाएगा, फिर ये हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, फिर से FES में जाएगा, फिर से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, फिर से FES में जाएगा। FES में जाने के बाद देखो ये इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलेंगे कहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, हम लोग बोलेंगे कहाँ जाएगा, यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल में देखो चला जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए ये FADH2 का इलेक्ट्रॉन्स कैसे करके मूव किया। उसी तरह हम लोग बोलेंगे जो रिड्यूस NADH2 जो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे जो बना था, वो रिड्यूस NADH2 अपने इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 2 को जब देगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 2 को जब देगा ये रिड्यूस NADH2, ये ग्लाइकोलाइसिस वाला रिड्यूस NADH2 को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स भी हम लोग बोलेंगे कहाँ आएगा, कहाँ आएगा, यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल में चला जाएगा। देखो ध्यान से, ठीक है, चला गया ना। ठीक है, तो अब तुम लोग के दिमाग में क्वेश्चन आया कि ये रिड्यूस NADH2 कैसे यहाँ पर पहुंचेगा, इसको तो माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होगा। तो रिड्यूस NADH2 याद रखना, जब भी कभी कॉम्प्लेक्स 2 के थ्रू ऑक्सीडाइज होता है या कॉम्प्लेक्स 2 को जब अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है, तो उसकी एक शटल होता है जिसको आप लोग बोलते हैं GPS। GPS मतलब ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल, ये हम लोग पढ़ेंगे। और जब ये रिड्यूस NADH2 कॉम्प्लेक्स 1 को अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो उसके लिए शटल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मैलेट एस्पार्टेट शटल। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे कैसे करके रिड्यूस NADH2 कॉम्प्लेक्स 1 के साथ ऑक्सीडाइज होगा, कैसे करके रिड्यूस NADH2 ग्लाइकोलाइसिस वाला कॉम्प्लेक्स 2 के साथ ऑक्सीडाइज होगा, और कब होगा ये हम लोग आगे देखेंगे लेक्चर्स में। ठीक है, तो अभी तक का क्या कंक्लूजन हुआ कि हम लोग बोलेंगे ये क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स 2 से इलेक्ट्रॉन्स कैसे करके कहाँ पहुंचा, यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल में पहुंचा। और जैसे ही यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल में पहुंचेगा, इधर से भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहा था, इधर से भी इलेक्ट्रॉन्स आया, तो ये यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल में क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। तो ये रिड्यूस फॉर्म को हम लोग कैसे दिखा रहे हैं, QH2 के फॉर्म में दिखा रहे हैं। और इस रिड्यूस फॉर्म को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यूबिक्विनोल बोल रहे हैं। यूबिक्विनोल या हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिड्यूस फॉर्म ऑफ यूबिक्विनोन। ठीक है, तो अब ये यूबिक्विनोल हो गया। तो देखो अब ये यूबिक्विनोल क्या करेगा, अब ये यूबिक्विनोल कैसा मॉलिक्यूल है, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है ना। तो ये यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल देखो, ये जो लिपिड बाइलेयर है ना, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया का, वो भी तो लिपिड बाइलेयर होगा, उसमें आसानी से फ्लोट करेगा, आसानी से फ्लो कर पाएगा, फ्लोट कर पाएगा। ठीक है, तो ये यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल हम लोग बोलेंगे आसानी से देखो फ्लोट कर रहा है किसमें, लिपिड बाइलेयर में। और फ्लोट करते 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 कहाँ पहुंच गया, कॉम्प्लेक्स 3 तक पहुंच गया। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स 3 तक पहुंच जाएगा, कौन, यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 3 तक पहुंच गया, ये क्या चीज़ है, यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल है, जिसके पास क्या है, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स है, जिस इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग किस फॉर्म में दिखा रहे हैं, H2 के फॉर्म में दिखा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो अब क्या होगा कॉम्प्लेक्स 3 में, तो कॉम्प्लेक्स 3 ये याद रखिएगा, ये क्या चीज़ है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कॉम्प्लेक्स 3। देख लीजिएगा, कॉम्प्लेक्स 3 के बारे में मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स 3 के स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 3 में ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले देखो कहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जाएगा यहाँ से। देखो ये कॉम्प्लेक्स 3 यूबिक्विनोल से इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा, कौन सा पार्ट हम लोग बोलेंगे, साइटोक्रोम बी वाला पार्ट। तो ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को हम लोग साइटोक्रोम बी बोलेंगे। देखो ये जो ब्लैक पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोक्रोम बी बोलेंगे। ठीक है ना, ठीक है, साइटोक्रोम बी बोलेंगे। देख लीजिएगा, मैंने बताया है कॉम्प्लेक्स 3 का स्ट्रक्चर। ये जो जितना ब्लैक वाला जो पार्ट है, ऐसे करके देखो ध्यान से, जिसको मैं शेड कर दे रहा हूँ, ठीक है, वो क्या चीज़ है, साइटोक्रोम बी है। तो साइटोक्रोम बी क्या करेगा, यूबिक्विनोल से इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। ठीक है, लिया लिया, देखो साइटोक्रोम बी कॉम्प्लेक्स 3 का।
अब ये देखो साइटोक्रोम बी जब यूवी क्लोन से इलेक्ट्रॉन्स को लेगा तो ये साइटोक्रोम बी किसको देगा इलेक्ट्रॉन्स को, हम लोग बोलेंगे किसको देगा, हीम बी एच को देगा इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे हीम बी एच से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, हम लोग बोलेंगे हीम बी एल में जाएगा, ठीक है। हीम बी एल से फिर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम सी वन में जाएगा, देखो ठीक है। साइटोक्रोम सी वन से ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, देखो ध्यान से, तो हम लोग बोलते हैं एफ सेंटर में जाएगा ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम सी में जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स चला गया ना साइटोक्रोम सी में, ठीक है। तो ध्यान से देखो, कॉम्प्लेक्स थ्री में याद रखिएगा क्या चलता है, क्यू साइकिल चलता है, कॉम्प्लेक्स थ्री में क्या चलता है, क्यू साइकिल चलता है। क्यू साइकिल कुछ नहीं है, क्यू साइकिल हम लोग बोलेंगे क्या है, तो कॉम्प्लेक्स थ्री में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट हो रहा है, जो फ्लो हो रहा है, वो क्यू मैनर में हो रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स आया, ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे करके ऐसे घूमा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्यू मैनर, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू साइकिल बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स थ्री में चलता है। और कॉम्प्लेक्स थ्री में क्या 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 प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम सी प्रेजेंट होता है। और साइटोक्रोम सी कैसा मॉलिक्यूल होता है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है, कैसा मॉलिक्यूल होता है, हाइड्रोफिलिक मोबाइल मॉलिक्यूल होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, लिपिड बाइलेयर में तो नहीं फ्लो कर पाएगा, लेकिन हम लोग बोलेंगे लिपिड बाइलेयर का जो हेड होता है, हेड ऑफ दी क्या चीज़, लिपिड बाइलेयर, ऐसे करके जो हेड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर हेड। ये पोलर हेड क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। तो इसमें हम लोग बोलेंगे पोलर हेड से होते होते ये साइटोक्रोम सी इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ तक लेके जाएगा, कॉम्प्लेक्स फोर तक लेके जाएगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स थ्री में क्या चला, क्यू साइकिल चला, ठीक है ना। देखो ध्यान से, कॉम्प्लेक्स थ्री में याद रखिएगा, ये साइटोक्रोम सी वन और ये जो साइटोक्रोम बी है, ये दोनों सब यूनिट मिलके क्या बनाता है, चैनल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। कौन सा चैनल का, हम लोग बोलेंगे H प्लस आयन चैनल, या हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन आयन चैनल, ठीक है ना। ऐसे करके देखो, ये बनाया, ठीक है ना। ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे प्रोटोन चैनल है, जिसको हम लोग H प्लस चैनल बोल रहा है, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करके क्यू मैनर में फ्लो कर रहा होता है, तो वो अपने चारों तरफ इतना एनर्जी लेके चलता है कि ये क्या करेगा, फोर प्रोटोन को मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से मूव करा देगा, किस तरफ, हम लोग बोलेंगे किस तरफ, हम लोग बोलेंगे कहाँ, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में क्या करा देगा, मूव करा देगा। कौन, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स में जो एनर्जी है वो एनर्जी, ठीक है। मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से फोर प्रोटोन को मूव करा देगा, हम लोग बोलेंगे इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। और साइटोक्रोम सी कैसा है, हाइड्रोफिलिक मोबाइल मॉलिक्यूल है। तो अब ये साइटोक्रोम सी क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे मूव करेगा, ठीक है। मूव करेगा इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से होते हुए, ये जो पोलर हेड जो है उससे होते हुए, ये साइटोक्रोम सी मॉलिक्यूल मूव करते करते कहाँ पहुंचेगा, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स फोर के पास पहुंचेगा। देखो ये कॉम्प्लेक्स फोर के पास पहुंच गया, कौन, साइटोक्रोम सी मॉलिक्यूल, देखो पहुंच गया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फोर के साथ इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। तो अब देखो क्या होगा, तो देखो अब क्या होगा, अब हम लोग बोलेंगे कि ये साइटोक्रोम सी के पास क्या इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अब क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स फोर रिसीव करेगा। तो ये क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ है, कॉम्प्लेक्स फोर है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो क्या चीज़ है, कॉम्प्लेक्स फोर का स्ट्रक्चर है। देख लीजिएगा प्रीवियस लेक्चर में मैंने बनाया था कॉम्प्लेक्स फोर का स्ट्रक्चर। तो अब देखो अब क्या होगा, अब हम लोग बोलेंगे कि ये साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कौन करेगा, कॉम्प्लेक्स फोर का कौन सा सब यूनिट, हम लोग बोलेंगे सब यूनिट टू। ये जो सब यूनिट है कॉम्प्लेक्स फोर का, उसको हम लोग सब यूनिट टू बोलेंगे। ये जो ब्लू कलर से जो मैं दिखाया हूँ वो सब यूनिट वन है, और ये जो ग्रीन कलर से दिखाया हूँ वो क्या चीज़ है, सब यूनिट थ्री है। कॉम्प्लेक्स फोर का हम लोग बोलेंगे तीन सब यूनिट से क्या होता है, फंक्शनल होता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा कौन, हम लोग बोलेंगे सब यूनिट टू। सब यूनिट टू का क्या चीज, कॉपर, इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया। अब यहाँ से कॉपर से हम लोग बोलेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स फिर कहाँ जाएगा, हीम ए में जाएगा, देखो ध्यान से, हीम ए में गया, ठीक है। हीम ए से ये इलेक्ट्रॉन्स फिर कहाँ जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे हीम ए से ये इलेक्ट्रॉन्स जाएगा कहाँ पर, हीम ए थ्री में जाएगा। देखो इलेक्ट्रॉन्स हीम ए थ्री में गया। अब ये हीम ए थ्री से ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गया, कॉपर बी में गया, देखो कॉपर बी में गया। और कॉपर बी से ये इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलेंगे कहाँ आएगा, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में आया। अब मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन किससे जुड़ जाएगा, नेसेंट ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे 2H प्लस के प्रेजेंस में ये सारा का सारा मिलके क्या बना देगा, मेटाबॉलिक वाटर बना देगा। क्या बना देगा, मेटाबॉलिक वाटर। और मेटाबॉलिक वाटर वैसा वाटर होता है जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस के टाइम पे क्या होता है, हेल्प करता है। कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होता है ना, उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे वाटर का नीड पड़ता है।
ठीक है, उस टाइम पे ये मेटाबॉलिक वाटर ही क्या करता है, हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल क्रेब साइकिल का भी हम लोग बोलेंगे, जो सबसे पहला स्टेप होता है जिसको कंडेंसेशन स्टेप्स बोलते हैं, या हम लोग बोलेंगे स्टेप 2 और 7 जो स्टेप होता है जिसको हम लोग हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन स्टेप बोलते हैं, उसमें क्या चीज़ हेल्प करेगा, हम लोग बोलेंगे ये मेटाबॉलिक वाटर ही हेल्प करता है। ठीक है, ताकि क्रेब साइकिल का रिएक्शन हो। और ऐसे भी नाम से ही लग रहा है, मेटाबॉलिक वाटर का मतलब ऐसा वाटर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस में हेल्प करे। कोई भी जो सेल्स के अंदर जो रिएक्शंस होता है, चाहे वो मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो, चाहे वो हम लोग बोलेंगे सेल के साइटोप्लाज्म में हो, तो हम लोग बोलेंगे उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो उस मेटाबॉलिक रिएक्शंस के टाइम पे क्या चीज़ का नीड पड़ता है, वाटर का नीड पड़ता है। और वो वाटर क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, मेटाबॉलिक वाटर है। यही मेटाबॉलिक वाटर क्या चीज़ में हेल्प करेगा, मेटाबॉलिक रिएक्शंस में हेल्प करेगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स को कौन रिसीव किया, हम लोग बोलेंगे नेसेंट ऑक्सीजन रिसीव किया। ठीक है ना। तो अब देखो, अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 4 से ऐसे करके फ्लो कर रहा होता है, तो ये इतना ज़्यादा एनर्जी लेके चलता है कि ये क्या करता है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से दो प्रोटॉन को, दो H+ आयन को क्या करा देता है, हम लोग बोलेंगे मूव करा देता है। कहाँ, हम लोग बोलेंगे इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। कहाँ मूव करा देगा, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में मूव करा देगा। ठीक है ना। तो ये ऐसे करके देखो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, फ्लो होता है। किसमें, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का तो फ्लो हुआ ही हुआ है, उसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन भी पंप हुआ है। कितना प्रोटॉन, 4 + 4 + 2 10 प्रोटॉन क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे मूव किया है। कहाँ से, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से कहाँ, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। और यही प्रोटॉन जो मूव किया, इस यही प्रोटॉन क्या चीज़ में हेल्प करेगा, हम लोग बोलेंगे एटीपी को बनाने में हेल्प करेगा। और ये प्रोटॉन क्यों मूव किया, बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता तो ये प्रोटॉन्स मूव नहीं करता, प्रोटॉन्स मूव नहीं करता तो एटीपी नहीं बनता। तो कैसे करके ये प्रोटॉन्स एटीपी को बनाने में हेल्प करेगा, वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तभी हम लोग कॉम्प्लेक्स 4 के बाद अगला कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजोम, या हम लोग क्या बोलेंगे उसको, कॉम्प्लेक्स 5 बोलेंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कैसे करके एटीपी का सिंथेसिस होता है, ऑक्सीजोम क्या होता है, ऑक्सीजोम का स्ट्रक्चर क्या होता है, और ये जो 10 जो प्रोटॉन्स जो मूव किया है मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से, हम लोग बोलेंगे इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, इसका क्या रोल होता है एटीपी को बनाने में, ये हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। अभी के लिए थैंक यू।